हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है। अगली 30 से 35 मिनट के अंदर चैप्टर को खत्म करने की कोशिश रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? फूड। ठीक है, आप पढ़ रहे हो किसके लिए? फूड के लिए ही पढ़ रहे हो। अल्टीमेटली वही गोल होता है ना। तो भैया फूड क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट हर ऑर्गेनिज्म की। अब इसके अंदर कुछ मेजर कंपोनेंट होते हैं फूड के अंदर और कुछ माइनर कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से मेजर कंपोनेंट है? वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये क्या है? मेजर कंपोनेंट है। और जो माइनर कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं? विटामिन और मिनरल्स, से क्या है? माइनर कंपोनेंट है। फिर बात करें फूड जो है वो अपन खाते क्यों है? क्यों खाते हैं? क्योंकि वो एनर्जी देता है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। ठीक है। और पानी क्यों पीते हैं? पानी इसलिए पीते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। अपनी जो बॉडी है उसको डिहाइड्रेट नहीं होने देता और वो मेटाबॉलिज्म जो है उसके अंदर क्या है? हेल्प करता है उसके लिए अंदर। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन, ये तीन वर्ड आते हैं, इनके अंदर कंफ्यूजन रहता है, वो बता देता हूं। देखो, बायोमैक्रोमोलिक्यूल जो है, जो आपने खाया वो क्या है? बायोमैक्रोमोलिक्यूल है। अब उसको सिंपल सब्सटेंस के अंदर तोड़ना ही क्या होता है? बायोमैक्रोमोलिक्यूल को सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करना ही क्या होता है? डाइजेशन होता है। अभी जो सिंपल सब्सटेंस बन गए इनको एब्जॉर्ब करना ही क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। और वो एब्जॉर्ब होकर कहां चले जाएंगे? ब्लड के अंदर। अब ब्लड से वो सेल्स के पास जाएगा। जो सिंपल सब्सटेंसेस है वो क्या कहां जाएगा? ब्लड से वो सेल्स के पास में जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। तो तीनों चीजों में कंफ्यूजन दूर होगी। अब आगे चलते हैं। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? एलिमेंट्री कैनाल प्लस आपकी जो एक्सेसरी ग्लैंड्स है उनको क्या बोलते हैं अपन? डाइजेस्टिव सिस्टम में बोलते हैं। दोनों को साथ में, एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड जो ग्लैंड है, एक्सेसरी जो ग्लैंड्स है, इनको साथ में अपन क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। अब एक एक अपन पढ़ लेंगे। एक पहले बात करेंगे अपन एलिमेंट्री कैनाल की, उसके बाद में अपन बात करेंगे उन ग्लैंड्स की। तो उसे स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कैसे दिखती है? ये डायग्राम आपको देखना पड़ेगा। ये वाला डायग्राम आप देखिए जी। ठीक है। यहां पर क्या है? ऊपर क्या है? नेजल चेंबर। क्या है? नेजल चेंबर। जैसे अब ऊपर नोज है, नोज के अंदर जैसे ही जाएंगे तो क्या दिखेगा? नेजल चेंबर आएगा। ठीक है। अब माउथ है, नीचे क्या है? माउथ। माउथ के अंदर जैसे जाएंगे तो क्या दिखेगा अपन को? ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी। ठीक है। अब समझो कि दो पाइप है। एक ऊपर वाला जिसको बोलेंगे अपन नेजल चेंबर, एक नीचे वाला जो है क्या है? माउथ या ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी। अब ये दोनों पाइप जो है वो आगे जाकर एक कॉमन पाइप के अंदर खुल जाएंगे। ठीक है जी। जो ओरल कैविटी और जो नेजल कैविटी है, जो नेजल चेंबर जो है, वो दोनों पाइप जो है वो जाकर एक कॉमन पाइप के अंदर खुल जाएंगे, बड़ी पाइप के अंदर खुल जाएंगे। उस बड़ी पाइप का नाम क्या है? फेरिंग्स है। क्या है? फेरिंग्स। और फेरिंग्स के लिए क्या खास बात लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड और एयर के लिए क्या है? कॉमन पैसेज है। क्यों है? क्योंकि दोनों पाइप जो है, खाने वाली जो पाइप है वो भी, और जो सांस लेने वाली पाइप जो है, हवा वाली पाइप है, वो दोनों जाकर किसके अंदर खुल रही है? फेरिंग्स के अंदर ही खुल रही है। यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसका नाम क्या है? यूवुला। अब ये यूवुला क्या होता है? जब आप खाना डिग्लूटेशन करते हो, जब आप खाना स्वेलोइंग करते हो, जब खाना आप निगलते हो, उस टाइम पर क्या होता है? उस टाइम पर ये जो यूवुला है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये ऊपर की तरफ चली जाएगी और किसको कवर कर लेगी? किसको कवर कर लेगी? नेजल चेंबर वाली जो पाइप है उसको कवर कर लेगी, ताकि जो खाना है वो नीचे की तरफ जाए, खाना जो है वो नीचे की तरफ जाए, इधर ना आ जाए। ठीक है। अब ये यूवुला जो है वो आप देख भी सकते हो। मिरर के सामने जाओ, अपना मुंह खोलो और आपको एक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको लटकता हुआ दिखाई देगा। वही क्या है? यूवुला है। चलो जी। अब फेरिंग्स जो है ये बड़ा पाइप है। अब ये भी फेरिंग्स जो है ये भी दो पाइप के अंदर आगे खुल जाएगा। फेरिंग्स जो है वो बड़ा पाइप है, अब वो भी आगे दो पाइप के अंदर खुल जाएगा। एक पाइप का नाम क्या है? ट्रेकिया या फिर विंड पाइप। ट्रेकिया या फिर विंड पाइप, जो कि आगे की तरफ है, और पीछे की तरफ क्या है? ईसोफेगस। क्या है? ईसोफेगस। अब आप सबको पता है कि ट्रेकिया के अंदर क्या जाएगी? ट्रेकिया के अंदर आप जो सांस लेते हो, जो हवा लेते हो, वो जाएगी ट्रेकिया के अंदर। ठीक है। जिसके ऊपर बात करेंगे, ब्रीदिंग के अंदर बात करेंगे। खाना जो है वो कौन सी पाइप के अंदर जाएगा? जी, ईसोफेगस के अंदर जाएगा। ईसोफेगस के अंदर जाएगा। अब आपके दिमाग में चीज आनी चाहिए कि भैया खाने को कैसा पता लगेगा कि मेरे को ट्रेकिया वाली पाइप में नहीं जाना या फिर ईसोफेगस वाली पाइप में जाना है? ये कैसे पता लगेगा? वो तो किसी पाइप में जा सकता है ना, उसके पास थोड़ा दिमाग है। तो उसके लिए भी एक मैकेनिज्म बना रखा है। आपने खाना खाया, अब वो इस पाइप के अंदर भी जा सकता है, इस पाइप के अंदर भी जा सकता है, लेकिन वो जाता किसमें? ईसोफेगस में जाता है। ऐसा क्यों? देखो, ट्रेकिया के जो है इसकी ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस बोलते हैं, और जो ईसोफेगस है इसकी जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं गलेट। ठीक है। खाना जैसे ही आप डिग्लूटेशन करोगे, जैसे स्वेलोविंग कर दो, जैसे निगलोगी खाने को, तो क्या होगा? ये जो यहां पर एक स्ट्रक्चर है,
इपिग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या करेगा, एक फ्लैप सी है, ये क्या करेगा, इस ओपनिंग को ऐसे बंद कर लेगा। कौन सी ओपनिंग को, ट्रेकिया की जो ओपनिंग है ना, ट्रेकिया की जो ओपनिंग है ग्लोटिस, इसको बंद कर लेगा, इसको क्या कर लेगा, बंद कर लेगा, ठीक है। जैसे बंद कर लेगा तो जो खाना है वो इसके अंदर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसका गेट तो ऑलरेडी बंद हो चुका है। तो खाने को कहां जाना पड़ेगा, इसोफेगस के अंदर ही जाने का उसके पास रास्ता रह जाता है। जैसे आपने सुना भी होगा, जो बड़े लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, जो जिनके पास अनुभव होता है वो क्या बोलते हैं, खाना खाते टाइम क्या नहीं करना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप बोलते हो तो टाइम पे साथ में क्या आती है, हवा भी आती है ना। अपने मुंह क्या हाथ लगा के देख लो कि हवा आती भी है ना। तो क्या होता है, जब आप बोल रहे हो तो उस टाइम पर क्या है, हवा कहां से आएगी, ट्रेकिया या फिर विंड पाइप से आएगी, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या है, इपिग्लोटिस को इसको खुलना पड़ेगा, ठीक है। और आप खाना खा रहे हो साथ में तो इसको बंद भी होना पड़ेगा। तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं खुलूं कि मैं बंद हूं, क्या करना क्या है मेरे को। तो ये क्या करता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं खड़ा रहूंगा एक जगह पर, ये खड़ा हो जाता है और ये कुछ नहीं करता, ये खुला छोड़ देता है सब कुछ। तो जैसे आप खाना खाओगे तो खाना जो है वो इसोफेगस की जगह कहां जाने लग जाएगा, ट्रेकिया के अंदर जाने लग जाएगा। जैसे ट्रेकिया के अंदर जाएगा तो दिक्कत होगी और खांसी, ठीक है, मिर्ची लगेगी, खांसी आएगी, तो वो सारा सीन जो है वो होने लग जाता है। इसलिए खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। अब बात करेंगे इसोफेगस की, ट्रेकिया की आगे अपन बात करेंगे, दूसरी ये जो ट्रेकिया जो आगे वाली पाइप है इसकी बात करेंगे अपन ब्रीदिंग के अंदर। अब अपन पीछे वाली पाइप इसोफेगस की बात कर लेते हैं। इसोफेगस जो है वो किसके अंदर कनेक्ट होती है, स्टोमक के अंदर कनेक्ट होती है जी, स्टोमक के अंदर कनेक्ट होती है। और जहां से ये स्टोमक के अंदर कनेक्ट होती है वहां पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है, वहां पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसका नाम होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। अब आप बोलोगे भैया इसका काम क्या है, काम इसका ये है कि जो खाना नीचे की तरफ आ गया, उसको ऊपर की तरफ नहीं जाने देगा। ये गेट है, ठीक है, जो एक बार आगे आ गया तो उसको पीछे नहीं जाने देगा, मतलब बैकवर्ड फ्लो को रोकता है। अब जो स्टमक है इसके चार पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला जो फंडस है, फिर कार्डियक है, फिर बॉडी, फिर पाइलोरिक रीजन। इसके अंदर 4 रीजन होते हैं। अब जो पाइलोरिक रीजन है, जो नीचे वाला ये जो पाइलोरिक रीजन है, वो कनेक्ट होता है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कनेक्ट होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कौन सा पार्ट के अंदर कनेक्ट होगा, जो पहला वाला पार्ट है जिसका नाम है ड्यूडेनम, ठीक है। तो ये जो पाइलोरिक है स्टोमक जो है वो किससे कनेक्ट होगा, ड्यूडेनम से कनेक्ट होगा। और जहां से ये कनेक्ट होगा, ड्यूडेनम और स्टोमक जहां से कनेक्ट होंगे वहां पर क्या है, एक स्फिंक्टर लगा हुआ होता है। जैसे यहां पर स्फिंक्टर था वैसा ही यहां पर भी एक स्फिंक्टर है जिसका नाम होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब ये क्या काम करता है, ये भी वही काम करता है जी, ये बैकफ्लो रोकता है, मतलब एक बार आगे आ गया तो वापस पीछे नहीं जाने देता, ठीक है। चलो, अब ड्यूडेनम के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट आता है, जीजेनम आता है। कौन सा आता है जी, जीजेनम, जो आपको कोल्ड पार्ट दिखा ग्रीन कलर के अंदर, ये क्या है, जीजेनम है, ठीक है। अब जीजेनम के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा पार्ट आता है, इलियम आता है। जो पिंक कलर के अंदर आपको दिख रहा है वो क्या है, इलियम है। इलियम अब किस में कनेक्ट होगा, इलियम जो है वो कनेक्ट होता है सीकम के अंदर। किसके अंदर, सीकम के अंदर कनेक्ट होता है। और जो सीकम है वो क्या है, सीकम जो है वो ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर है। ब्लाइंड सेक का मतलब एक ही साइड में खुला हुआ होता है, ऐसा, ठीक है। जो आप शॉपिंग बैग देखते हो ना, शॉपिंग बैग देखते हो, मतलब जो कपड़े वाला थैला, ठीक है, उसको एक साइड से खुला होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सेक। उस टाइप का स्ट्रक्चर ये दिखेगा आपको। अब ये सीकम जो है इससे एक स्फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई होती है जिसका नाम क्या होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब देखो जो सीकम है इसे किससे कनेक्ट होगा, कोलन से कनेक्ट होगा जी, किससे, कोलन से। अब जो ऊपर की तरफ जा रही है उसको बोल देंगे असेंडिंग कोलन, और जो तिरछी जा रही है जैसे ट्रांसफर जा रही है उसको बोल देंगे ट्रांसवर्स कोलन, और जो फिर नीचे की तरफ आ रही है उसको बोल देंगे डिसेंडिंग कोलन। अब एक एस शेप का कर्व बनाएगी, यहां पर ये एस शेप का कर्व बना रही है, उसको बोलेंगे सिग्मोइड कोलन। और फिर क्या आ जाएगा, रेक्टम, उसके बाद में एनस आ जाएगा। तो ये सारे पार्ट हैं, ठीक है। ये मैंने एलिमेंट्री केराल के सारे पार्ट देखे हैं। अब इनको एक मैंने लिख रखे हैं एक सीक्वेंस के अंदर, तो वो देख लीजिए। अपन ने मुंह खोला, मुंह के अंदर अपन को क्या दिखी, ओरल केविटी या फिर बकल केविटी। जैसे आपने मुंह खोलोगे तो आपको जो केविटी दिखेगी उसको क्या बोलेंगे, ओरल केविटी या फिर बकल केविटी। ओरल केविटी या बकल केविटी से आगे जैसे जाएंगे तो क्या मिलेगा अपन को, फेरिंक्स के बाद में इसोफेगस के बाद में स्टमक जो है वो किसमें खुलता है, ड्यूडेनम के अंदर खुलता है। ड्यूडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ड्यूडेनम के बाद में जीजेनम के बाद में इलियम, ये तीनों किसके पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। अब ड्यूडेनम के बारे में खास बात क्या है कि भैया ये सी शेप का स्ट्रक्चर है। कैसा है, सी शेप का स्ट्रक्चर है। जीजेनम के बारे में क्या खास बात है कि ये कोइल्ड स्ट्रक्चर है। जीजेनम कैसा है, कोइल्ड स्ट्रक्चर है। अब आप बोलोगे भैया इलियम के बारे में क्या खास बात है कि भैया ये हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है। क्या है, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है। अब आपको क्वेश्चन में पूछ रहे कि भैया हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आंसर क्या जाएगा, इलियम जाएगा, ठीक है। अब आगे चलो, इलियम के बाद में जैसे आगे चलेंगे तो इलियम किसमें कनेक्ट होता है, अभी डायग्राम के अंदर दिखाया, सीकम के अंदर कनेक्ट होता है जी, कनेक्ट होता है जी। सीकम जो है उसके बारे में कुछ खास बातें हैं। वो क्या है कि इसके क्या है, ब्लाइंड सेक है। अभी मैंने आपको बताया कि ब्लाइंड सेक होता है, थैले जैसा होता है, ठीक है।
होस्ट सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसके अंदर कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछ ले कि एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलते हैं, तो आंसर क्या जाएगा, सीकम जाएगा। और सीकम से मैंने अभी आपको बताया कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलती है जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है, तो वो भी कहां से, सीकम से निकलती है। ठीक है, सीकम जो वो किस में कनेक्ट होता है, फिर कोलन से। कोलन क्या है, चार प्रकार का कोलन भी, जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो उसको बोल देंगे सेंडिंग कोलन, जो ट्रांसफर जा रहा है उसको ट्रांसवर्स कोलन, और फिर जो नीचे आ रहा है उसको डिसेंडिंग कोलन, जो एस शेप का बन रहा है उसको सिग्मोइड कोलन कहा जाता है। अब जो कोलन है वो किसमें, रेक्टम के अंदर, और रेक्टम फिर एनस के अंदर। तो ये किसके पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है, सीकम, कोलन और रेक्टम। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की बात करिए अपन ने कि वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और सीकम से निकलता है, तो वो क्या है, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है। अब बातें करेंगे अपन, एक एक की डिटेल में बात कर लेंगे। पहले बात करेंगे बक्कल केविटी। माउथ को जैसे खोलोगे तो आपको क्या दिखेगी, बक्कल केविटी। और बक्कल केविटी के अंदर आपको क्या दिखता है, जैसे मुंह खोलोगे तो आपको दांत और जीभ दिखते हैं। ठीक है, तो पहले दांत की बात कर लेंगे, टीथ की बात कर लेंगे, उसके बाद टंग की बात कर लेंगे। तो टीथ की बात करें तो टीथ जो है वो कैसे टाइप के होते हैं, थीकोडोंट होते हैं, डाइफाइडोंट होते हैं और हेटेरोडोंट होते हैं। ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, आप और मेरी बात कर रहे हैं। तो ह्यूमंस के अंदर जो टीथ है वो कैसे होते हैं, थीकोडोंट, डाइफाइडोंट और हेटेरोडोंट होते हैं। अब थीकोडोंट का मतलब क्या है कि भैया ये सॉकेट के अंदर फिट होते हैं। कैसे, ये आपका नीचे क्या है, जो बोन है, नीचे क्या है, जो बोन है, मतलब जो बोन है, और जो बोन के अंदर क्या है, गड्ढे से है। ठीक है, सॉकेट्स बने हुए हैं। ऐसा ये सॉकेट है, ये आपका टूथ है, और ये इसके अंदर फिट हो रखा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसी टाइप को डेंटिस्ट को बोलते हैं थीकोडोंट। तो इसके अंदर क्या है, ईच टूथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जो बोन। जो बोन के सॉकेट के अंदर हर जो टूथ है वो क्या है, एम्बेडेड है। डाइफाइडोंट का मतलब देख लो भैया, डाइफाइडोंट का मतलब क्या है, नाम से पता चला, डाई मतलब दो बार आएंगे इसे दांत, कि दो बार आते हैं। आपके दांत भी दो बार आए होंगे और मेरे दांत भी दो बार आए हैं। ठीक है, तो जो इसमें क्या है, टू सेट्स ऑफ टीथ बनते हैं, मतलब दांत के दो बार आते हैं। ठीक है, दो सेट आते हैं। तो पहली बार जो आते हैं वो क्या है, मिल्क टीथ या फिर मिल्क टीथ या फिर टेम्पररी टीथ या फिर डेसिडुअस टीथ उनको कहा जाता है। उसके बाद में जो परमानेंट आते हैं, परमानेंट टीथ या फिर एडल्ट टीथ जो आते हैं। ठीक है, फिर क्या है, हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट क्या होता है जी, हेटेरोडोंट मतलब आपके जो दांत, आप देख लो, मुंह खोल के देखना शीशे के सामने, तो आपको दिखेगा कि आपके जो दांत है वो सारे एक जैसे नहीं है। आगे वाले दांत अलग टाइप के हैं, साइड वाले अलग हैं, तो वो अलग अलग टाइप के हैं। तो हेटेरोडोंट टाइप का डेंटिशन अपने ह्यूमंस के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, चार टाइप के दांत हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर चार टाइप के दांत होते हैं। अब एक खास बात एनसीईआरटी के अंदर लिख रखी है, वो क्या है, हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ। टीथ का जो हार्ड च्यूइंग सरफेस है वो किससे बनी हुई होती है, इनेमल से बनी हुई होती है। किससे, इनेमल से। हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ इनेमल। डेंटल फॉर्मूला की बात कर लेते हैं फिर। डेंटल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो देखो, ICPM अपॉन M। ठीक है, मतलब अपॉन ICPM। ठीक है, क्या है मतलब इसका, आई का मतलब इंसाइजर, सी का मतलब कैनाइन, PM का मतलब प्रीमोलर और M का मतलब मोलर। ठीक है, ऐसे ही ऊपर वैसे ही नीचे। और ऊपर वाला अपर हाफ, मतलब अपर हाफ का मतलब क्या है, ये देखो पूरा जबड़ा, ये क्या है, पूरा जबड़ा हो गया। ठीक है, अब इसका मैं आधा ले लूं ऐसे। ठीक है, इसका मैं क्या ले लूं, आधा। ठीक है, आधा मतलब इस साइड वाले दांत में गिनूंगा, इस साइड वाले आधे दांत में गिन लूंगा, तो इस साइड में जितने होंगे उतने ही इस साइड में होंगे। ठीक है, वो कंडीशन लगे, किसी का मुक्का मार के दांत तोड़ दे वो अलग चीज है ना, नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं अपन, कि वैसे मैं आधा काट लूं तो इस साइड में जितने दांत होंगे मेरे ऊपर वाली साइड में, उतने दांत इस साइड में होंगे। वैसे ही नीचे वाली साइड में इतने दांत होंगे, जितने दांत होंगे उतने ही इस साइड में होंगे। तो अपन मैं एक साइड का निकाल लूं तो दूसरे साइड का अपने आप आ जाएगा, उसको मैं इंटू 2 कर दूंगा। तो ये ऊपर अपर हाफ का हो गया, ये लोअर हाफ का हो गया। तो 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, इसका मतलब क्या हुआ कि दो दांत क्या होंगे, इंसाइजर होंगे इतने अपर हाफ के अंदर। ठीक है, इतने इतने के अंदर। ठीक है, इतने इतने अंदर, आधे की बात कर रहा हूं। तो ऊपर वाले जबड़े के अंदर आधे के अंदर कितने होंगे, दो क्या होंगे, इंसाइजर होंगे। ठीक है, एक क्या होगा, कैनाइन होगा, और दो क्या होंगे, प्री मोलर होंगे, तीन क्या होंगे, मोलर होंगे। वैसे ही नीचे वाले की बात कर लें, इसके अंदर भी 2 1 2 3 आ जाएगा, इंटू 2 कर देंगे। इंटू 2 कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि अपने आधे का निकाला है, आधे का इस साइड का निकालेंगे तो गुणा 2 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। मैच लगा के इनको काटना नहीं है। ठीक है, तो 32 आ जाएगा। किसकी बात कर ली अपने, अडल्ट की बात कर ली। ठीक है, जो 18 साल से ऊपर है उनकी बारे में बात कर ली। ठीक है, अब बात कर लेंगे इसकी 16 ईयर ओल्ड, कोई 16 साल का है, उसके अंदर क्या सीन देखने के लिए मिलता है, तो वो देख लो भैया। 2 1 2 2 अपॉन 2 1 2 2, इसके अंदर क्या नहीं है, क्या नहीं, यहां पर 2 1 2 3 था, यहां पर 2 1 2 3 था, यहां पर 2 1 2 2 आ गया। मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहां पर एक मोलर गायब है। ठीक है, मोलर कौन सा, थर्ड मोलर। कौन सा मोलर, थर्ड मोलर, जिसको अक्कल वाला दांत भी बोला जाता है, विजडम टीथ जिसको कहा जाता है, वो नहीं होता 16 साल के लड़के या फिर लड़की के अंदर, वो नहीं होता, अक्कल नहीं होती उनके अंदर। ठीक है, जैसे ही वो अडल्ट होते हैं तब अक्कल आती है। चलो,
तो इनके अंदर 28 दांत देखने के लिए मिलते हैं। अब आपसे पूछ ले कि भैया कोई 4 साल का बच्चा है, कोई 5 साल का बच्चा है, तो उसके अंदर कौन से दांत नहीं होंगे? तो ध्यान में रखना उसके अंदर कौन सा नहीं होगा, एक तो थर्ड मोलर नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला, और कौन सा नहीं होगा, प्री मोलर्स नहीं होते उनके अंदर। कौन से नहीं होते? प्री मोलर नहीं होंगे। कोई 4-5 साल का बच्चा है तो उसके अंदर प्री मोलर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और कौन सा नहीं मिलेगा आपको? थर्ड मोलर, तो मतलब वो तो अडल्ट के अंदर आएगा ही, तो वो तो नहीं मिलेगा आपको, और प्री मोलर नहीं देखने के लिए मिलते हैं। तो क्या बोला? टीथ ग्रो वंस। ऐसे कौन से दांत है जो सिर्फ एक बार ही ग्रो करते हैं? तो वो मैं आपको बता दूं, प्री मोलर और जो थर्ड मोलर है वो सिर्फ एक बार ही आते हैं, वो एक बार ही आते हैं। वो ऐसे नहीं कि पहले मिल्क प्री मोलर आएंगे उसके बाद में परमानेंट आएंगे, ना जी, वो आएंगे ही एक बार ही आएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टंग की। अपन ने मुंह खोला था, पर क्या क्या दिखा था? दांत दिखे थे और जीभ दिखी थी। टीथ की बात अपन ने कर ली, अब बात कर लेंगे टंग की, बात कर लेंगे। तो टंग क्या? फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, फ्रीली मूव कर सकता है, और मस्कुलर ऑर्गन तो है ही, कोई हड्डी वड्डी थोड़ी ना है, मस्कुलर ही तो है, ठीक है। अटैच टू फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम। आपकी जो टंग है वो किससे कनेक्टेड है? फ्लोर से कनेक्टेड है। जैसे मतलब आपने साउथ वाली फिल्म में देखे, उनको गुस्सा आता तो वो कैसे करते हैं? जीभ को ऊपर कर लेते हैं ना। तो वैसे आप शीशे के सामने करके देखना, ऐसे जीभ को जब ऊपर करोगे तो आपको दिखेगा कि वो आपकी जो जीभ है, जो आपकी टंग है, वो नीचे एक फ्लोर से कनेक्टेड है, जो आपकी ओरल कैविटी का जो फ्लोर है उससे कनेक्टेड है। तो वो जिससे कनेक्टेड होती है उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? फ्रेनुलम। तो ये फ्रेनुलम से कनेक्टेड होती है। अपर सर्फेस हैव पेपिली सम व्हिच बियर्स टेस्ट बर्ड्स। अब जो आपकी जीभ है उस पर देखना कि वो एकदम से स्मूथ नहीं है, वो एकदम से स्मूथ नहीं है, उस पर छोटे छोटे प्रोजेक्शंस हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्शन हैं। उन प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं? पेपिली कहते हैं। और उन पेपिली में से कुछ पेपिली के अंदर क्या है? टेस्ट बर्ड्स हैं, जिनसे अपन को टेस्ट पता लगता है। चलो ये वाला डायग्राम देखो, लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की लेयर्स देख ली जाए, ठीक है। अब ये देखो, एलिमेंट्री कैनाल को समझो एक पाइप है, और वो पाइप किससे? 4 लेयर से बना हुआ है, ठीक है। तो बाहर की जो लेयर है उसको क्या बोलेंगे? सीरोसा कहा जाएगा। सीरोसा की जैसे ही अंदर वाली लेयर है उसको कहेंगे मस्क्यूलरिस, ठीक है। मस्क्यूलर से जैसे ही जाएंगे तो सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा के अंदर ही अंदर वाली जो लेयर होगी वो क्या होगी? म्यूकोसा। तो उसके अंदर देखो बाहर वाली की लेयर क्या बोलेंगे? सीरोसा। उसके बाद में मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस के अंदर 2 चीजें होती हैं। इनर वाली जो है मस्कुलरिस के अंदर, इनर और आउटर 2 टाइप की होती है। इनर के अंदर, इनर कैसी होगी? सर्कुलर होगी, और जो आउटर होगी वो कैसी होगी? लॉन्गिट्यूडनल होगी। यह बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती है। उसके बाद में सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के बाद में म्यूकोसा, और अंदर की जो खाली जगह उसको बोल देंगे ल्यूमन बोल देंगे। अब एक एक की थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेंगे, जितनी बातें दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर। सीरोसा की बात करें तो सीरोसा क्या है? किससे बनी होती है? मेसोथीलियम प्लस कनेक्टिव टिश्यू से ये बनी हुई होती है। अब मेसोथीलियम क्या बवाल है भैया? हमने इपिथीलियम तो सुना था, ये मेसोथीलियम क्या आ गया? मेसोथीलियम इपिथीलियम ही होता है। जैसे विसरल ऑर्गन्स है ना, जो अंदर के जो ऑर्गन्स है उनके इपिथीलियम को मेसोथीलियम कहा जाता है। तो ये क्या है? इपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स प्लस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, ठीक है। मस्कुलरिस की बात कर लेते हैं। मस्कुलरिस कैसी है? स्मूथ मसल है। कैसी है जी? स्मूथ मसल है, ठीक है। इनर कैसी है? सर्कुलर। अभी बात करी अपन ने। आउटर कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल है। ये तो हो गई बात। अब एनसीईआरटी के अंदर एक बात और लिख रखी है कि सम रीजंस ओब्लिक मसल लेयर भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ये बात तो है, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस भी हैं, आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर कुछ ऐसे रीजंस भी हैं जहां पर क्या है? जहां पर ओब्लिक मसल लेयर भी पाई जाती है। अब ये जो ओब्लिक मसल लेयर है, ये जो ओब्लिक मसल लेयर है, ये कहां पाई जाती है? वो कौन से रीजन है जहां पर ओब्लिक मसल लेयर पाई जाती है? एनसीईआरटी ने सम रीजन लिख के छोड़ दिया, तो वो स्टोमक है। वो स्टोमक है जहां पर ओब्लिक मसल लेयर भी पाई जाती है मस्कुलरिस के अंदर। फिर बात करें सब म्यूकोसा की। सब म्यूकोसा जो है उसके अंदर नर्व्स, ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल आपको देखने के लिए मिलेंगी। और सब म्यूकोसा के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, वो क्या है कि भैया ड्यूडेनम की जो सब म्यूकोसा है ना, जो ड्यूडेनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ड्यूडेनम के अंदर जो सब म्यूकोसा होती है उसके अंदर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। क्या खास बात है? वापस सुनो। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भैया ऐसी कौन सी जगह पर ऐसा कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जहां पर सब म्यूकोसा के अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है, उसका नाम क्या है? तो वो ब्रूनर्स ग्लैंड है, और वो ड्यूडेनम के अंदर पाई जाती है। अब ये पूछ भी सकते हैं कि ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो किसकी सब म्यूकोसा के अंदर पाई जाती है? तो वो ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा के अंदर पाई जाती है। तो ये आपको बात ध्यान में होनी चाहिए कि सब म्यूकोसा किसकी? ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा के अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है? ब्रूनर्स ग्लैंड होता है। फिर बात करेंगे म्यूकोसा की बात कर लेते हैं उसके बाद में। एक मिनट।
चलो जी, उसके बाद कर लेते हैं म्यूकोसा की बात है। तो ये सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करती है। इसके अंदर क्या होता है, गोबलेट सेल्स होती हैं। स्टोमक की बात करें, स्टोमक के अंदर क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, ठीक है। जो स्टोमक का जो म्यूकोसा है, स्टोमक की जो म्यूकोसा है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है उसके अंदर विलाई होती है। अब विलाई का काम क्या है, विलाई का क्या काम है भैया, ये इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया को, इंक्रीज कर देती है। मैं वापस बोल रहा हूं, स्टोमक की जो म्यूकोसा होती है ना उसके अंदर तो आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड आपको देखने के लिए मिलेगी। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा उसके अंदर आपको विलाई देखने के लिए मिलती है। विलाई का काम क्या है, विलाई जो है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। और इनके अंदर माइक्रो विलाई भी होती है, ठीक है। जो विलाई है उनके ऊपर माइक्रो विलाई होती है। माइक्रो विलाई क्या करती है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देने का काम करती है। किसका, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देने का काम करती है। और इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लैक्टियल भी बनता है। लैक्टियल क्या है, लिम्फ वेसल से ये बनता है, ठीक है। लैक्टियल का काम क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब अपन फेट का डाइजेशन कराएंगे। चलो यूजी बात करें, रूगी, ठीक है। रूगी क्या है, रूगी क्या है, इरेगुलर फोल्ड्स इन स्टोमक, स्टोमक के अंदर इरेगुलर फोल्ड्स है, उनको रूगी कहा जाता है। फिर बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल अपन ने पढ़ ली, अब बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात कर लेंगे। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी है, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियास, ठीक है। इन तीनों की अपन बातें करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड की बात कर लें तो सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या है, सिक्रीट सलाइवा, सलाइवा को सिक्रीट करने का काम है जी। लीवर की बात करें तो ये बाइल सिक्रीट करती है। पैंक्रियास की बात करें तो ये हार्मोन्स प्लस अल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस भी निकालती है, ठीक है। ये हार्मोन्स भी निकालती है और ये अल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस भी निकालती है। हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकागोन निकालती है। इनकी बात करेंगे अपन, जो हार्मोन वाला चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जो लास्ट चैप्टर 22nd जो चैप्टर है उसके अंदर बात करेंगे इसकी, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड की बात कर लेते हैं, एक एक डिटेल में बात कर लेते हैं। सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती है, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, कितनी है, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। 3 पेयर बोल रहा है मतलब कितनी, टोटल कितनी होगी, नंबर कितने हो गए, 6, ठीक है। 3 पेयर में है, जोड़े में है, तो टोटल नंबर कितना होगा, 6 सलाइवरी ग्लैंड है जी। तो पेरोटिड कितनी है, 2 पेरोटिड होगी, 2 सबमैक्सिलरी होगी, 2 सबलिंगुअल होगी, तो टोटल 6 हो गए ना। तो पेरोटिड क्या है, कहां होती है, पेरोटिड चिक्स के अंदर होती है, कहां पर, गालों के अंदर पेरोटिड होती है, ठीक है। सबमैक्सिलरी या फिर सबमेंडिबुलर कहां होगी, लोअर जो नीचे वाला जो जबड़ा इसके अंदर आपको वो देखने के लिए मिलेगी, सबमैक्सिलरी या फिर सबमेंडिबुलर। सबलिंगुअल आपको कहां दिखेगी, टंग के नीचे, बिलो द टंग, टंग के नीचे कौन सी दिखेगी आपको, सबलिंगुअल दिखेगी, नाम से पता लग रहा है इनका, तो ठीक है। अब बात कर लेंगे लीवर की, बात कर लेंगे, ठीक है। लीवर की बात करेंगे तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, आप उसको क्वेश्चन पूछ लेंगे भैया लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी कौन सी है, तो लीवर आंसर है। क्या है, लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी की। वेट की बात करें तो 1.2 to 1.5 किलोग्राम है, मतलब 1200 से 1500 ग्राम इसका वेट होता है एक एडल्ट के अंदर। बात करें लोकेशन की, बात करें वेट की बात करें, वेट जो है डिफर हो सकता है, ये नॉर्मल की बात कर रहा हूं, नॉर्मल एडल्ट की बात कर रहा हूं, वो नहीं जिनको हिपेटोमेगाली हो गई तो उनके अंदर वेट जो है ज्यादा आ सकता है, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन क्या है, इन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इसकी लोकेशन जस्ट बिलो डायफ्राम, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये होती है आपकी लीवर, जस्ट बिलो डायफ्राम, डायफ्राम के जस्ट नीचे आपको देखने के लिए मिलती है। अब देखो भैया ये लीवर है, ठीक है। लीवर होता है, लीवर किससे बना हुआ है, 2 लोब से बना हुआ होता है। लीवर जो है वो 2 लोब से बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो 2 लोब्स है इनको बोलेंगे हिपेटिक लोब्यूल्स कहा जाएगा। लीवर जो है, ध्यान से सुनो, लीवर जो है वो 2 लोब से बना हुआ है, ठीक है। 2 लोब से बना हुआ और इन लोब्स को क्या कहेंगे, हिपेटिक लोब्यूल्स कहा जाएगा। अभी हिपेटिक लोब्यूल्स किससे बने हुए हैं, हिपेटिक सेल से बने हुए हैं, ठीक है। हिपेटिक सेल से बने हुए हैं। अब ये हिपेटिक जो सेल्स है वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, बाइल सिक्रीट करते हैं। और जो बाइल सिक्रीट करते हैं वो कहा जाता है फिर गाल ब्लैडर के अंदर जाएगा। ये पूरा आपको याद होना चाहिए कि भैया लीवर जो है वो 2 लोब से बना हुआ है, उन 2 लोब्स को क्या बोलेंगे। अब लीवर के लिए क्या वर्ड यूज होता है, हिपेटिक वर्ड यूज होता है। तो लीवर 2 लोब से बना होता है, उनको क्या बोलते हैं, हिपेटिक लोब्यूल बोल दिया। हिपेटिक लोब्यूल है वो किससे बने होंगे, सेल से बने होंगे, छोटे छोटे सेल से बने होंगे, तो उनको बोलते हैं हिपेटिक सेल्स बोल दिया, ठीक है। हिपेटिक जो सेल्स है वो क्या सिक्रीट करेंगे, बाइल सिक्रीट करेंगे। अब जो बाइल है वो स्टोर होने के लिए कहां जाएगा, वो गाल ब्लैडर के अंदर जाता है। अब कुछ खास बातें हिपेटिक लोब्यूल्स की वो देख लो। हिपेटिक लोब्यूल्स क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। लीवर की आपको पूछ ले कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, तो वो क्या हिपेटिक लोब्यूल्स है। कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू, एक थिन कनेक्टिव टिश्यू से ये कवर्ड होती है जिसको क्या बोलते हैं, ग्लीसन्स कैप्सूल कहा जाता है। मान लो ये क्या है, हिपेटिक लोब्यूल है और ये किससे कवर्ड होगा, थिन कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होगा, जिसको क्या बोलेंगे, ग्लीसन्स कैप्सूल कहा जाएगा। क्या जाएगा, ग्लीसन्स कैप्सूल। चलो अब ये देखो भैया, यहां पर मैंने क्या बना दिया, यहां पर मैंने क्या बना दिया, ये बना दिया मैंने क्या, लीवर बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया, लीवर बना दिया कि 2 लोब है इसके अंदर, 2 लोब है। अभी पढ़ के अपन लीवर के अंदर 2 लोब होती हैं, ठीक बात है। अब देखो यहां से एक डक्ट यहां से आई लीवर से,
ये इसकी ये वाली है, एक यहाँ से आई ये वाली है। चलो जी, इतना क्लियर हो गया आपको, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। चलो मैं बना ही देता हूँ इसको। ये कनेक्ट हुई इसके अंदर, ये वाली ये ले लो जी। इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? डक्ट फ्रॉम लीवर, ठीक है, ये लीवर से आ रही है, ठीक है। चलो जी, अब ये दोनों है, ये जो दोनों है ये आपस में जुड़ जाएंगी, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगी? कॉमन हिपेटिक डक्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगी? दोनों आपस में जुड़ गई, क्या बना ली? कॉमन हिपेटिक डक्ट बना ली, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि जो बाइल बनता है, जो हिपेटिक सेल्स बनाते हैं, वो कहां जाता है? वो जाता है गाल ब्लेडर के अंदर जाता है। कहां जाता है जी? गाल ब्लेडर के अंदर जाएगा। ये गाल ब्लेडर है, ठीक है। अब ये गाल ब्लेडर से क्या निकलती है? डक्ट फ्रॉम गाल ब्लेडर निकलेगी, ये निकलेगी जी, गाल ब्लेडर से डक्ट निकलेगी, ठीक है। अब ये जो गाल ब्लेडर की जो डक्ट है और जो कॉमन हिपेटिक डक्ट है, दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? कॉमन बाइल डक्ट बना लेंगे। जो गाल ब्लेडर से जो डक्ट निकलती है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट कहा जाता है। दोनों जो सिस्टिक डक्ट है और जो कॉमन हिपेटिक डक्ट है, दोनों आपस में मिलकर क्या बना ली? कॉमन बाइल डक्ट बना ली। क्या बना ली? कॉमन बाइल डक्ट बना ली। देखो बाइल कहां से सिक्रीट होता है? हिपेटिक सेल सिक्रीट करते हैं, लेकिन वो स्टोर कहां होता है? गाल ब्लेडर के अंदर होता है और वहां पर वो कंसंट्रेट होता है, ठीक है। ये वाली जो पाइप बनी, ये क्या है? कॉमन बाइल डक्ट है। यहां पर ये क्या है? पैंक्रियाज है जी, पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज से भी एक पाइप निकल रही है, ठीक है। अब ये कॉमन बाइल डक्ट और जो पैंक्रियाज वाली जो पाइप है, दोनों आपस में जुड़ गई। दोनों आपस में यहां पर ये जुड़ जाती हैं, यहां पर ये दोनों आपस में जुड़ गई, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? पैंक्रियाटिक डक्ट है, ठीक है। ऊपर से आ रही है बाइल डक्ट, दोनों आपस में मिल गई तो क्या बोल देंगे? हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट बोल देंगे, ठीक है। जो देखो ऊपर से हरी वाली आ रही है, ये यहां से पैंक्रियाटिक डक्ट आ रही है, दोनों यहां पर आपस में जुड़ रही है, दोनों आपस में जुड़ रही है, दिख रहा होगा आपको डायग्राम के अंदर। तो क्या बनाते हैं? कॉमन हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट बना लेते हैं आगे जाके, ठीक है। अब कॉमन हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो किसमें जुड़ जाता है? वो जुड़ता है ड्यूडेनम के अंदर। किसके अंदर जुड़ जाता है? ड्यूडेनम के अंदर ये जुड़ता है और यहां पर एक स्फिंक्टर होता है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहा जाता है, ठीक है। और स्फिंक्टर का काम क्या है? बैकफ्लो रोकने का काम होता है। चलो जी, अब बात करें डाइजेशन ऑफ फूड की बात कर लेते हैं। ग्लैंड्स की बात कर ली, अब डाइजेशन होता कैसे उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ फूड कहां होता है वो देख लो भैया, वो देख लो। माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, ड्यूडेनम, जिजेनम, इलियम, सीकम, कोलन, रेक्टम। ये सीक्वेंस आपको पता हो गए होगा, 2-3 बार अपन ने बात कर ली इसकी, ठीक है। तो इनके अंदर जो डाइजेशन है, एक्सेप्ट इसोफेगस को छोड़कर इन सब के अंदर डाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। माउथ के अंदर भी डाइजेशन होता है थोड़ा बहुत, स्टोमक के अंदर भी होता है जी, और ड्यूडेनम के अंदर होता है, जिजेनम के अंदर भी होता है, इलियम के अंदर भी होता है, सबके अंदर डाइजेशन होगा। सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़कर? आपकी जो इसोफेगस है उसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता, उसके अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। तो इसको छोड़कर बाकी सबके अंदर डाइजेशन आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब बात करें जिजेनम और इलियम जो है, इनके अंदर एब्जॉर्प्शन आपको देखने के लिए मिलता है। जिजेनम और इलियम जो है इनके अंदर आपको एब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिलेगा और ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। इनके आगे बात करेंगे। मैक्सिमम डाइजेशन आपको ये पूछ रहे कि भैया मैक्सिमम डाइजेशन कहां होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। तो माउथ से लेकर इलियम तक आपको डाइजेशन देखने के लिए मिलता है, लेकिन आपको पूछ रहे कि मैक्सिमम डाइजेशन कहां होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। जिजेनम, इलियम के अंदर आपको मैक्सिमम डाइजेशन आपको देखने के लिए मिलता, ठीक है। और इसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता। देखो फूड अपने खाया, अपन ने फूड खाया, ठीक है, अपने फूड खाया और वो क्या है? माउथ के अंदर, ठीक है। माउथ के अंदर क्या बनेगा? उसका बोलस बनेगा, बोल जैसी स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। माउथ अपन चबाओगे, खाने को चबाओगे, चू करोगे तो क्या बनेगी? बोल जैसी स्ट्रक्चर बनेगी, एक बोल जैसी स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। और वो उसको क्या बोलेंगे? बोलस बोलेंगे, ठीक है, बोलस बोलेंगे। अब आप उस बोलस को क्या करोगे? निगलोगे, ठीक है, डिग्लूटेशन करोगे, स्वेलोइंग करोगे, ठीक है। तो वो कहां जाएगा? स्टमक के अंदर जाएगा। कहां जाएगा? स्टमक के अंदर जाएगा। स्टमक के अंदर क्या होंगे? चर्निंग मूवमेंट्स होंगे। क्या होंगे? चर्निंग मूवमेंट होंगे और उनसे क्या बनेगा? कायम बनेगा। क्या बनेगा? कायम बनेगा। तो आपको ये पता लग गया कि भैया खाने का जो नाम है ना, खाने का जो आपने खाना खाया, ठीक है, इतना सिंपल सा याद रखो। आपने जो खाना खाया माउथ के अंदर जैसे ही वो गया, ठीक है, माउथ से आप जैसे निगलोगे तो उस खाने का नाम क्या हो गया? उसको खाने को बोल देंगे बोलस। अब वो बोलस जो है वो जैसे स्टमक के अंदर जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा? कायम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा जी? कायम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात कर लेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात कर लेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन कौन सी है उनकी बात कर लेंगे, मतलब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है। तो ये पहली कौन सी है? म्यूकस नेक सेल। क्या है? म्यूकस नेक सेल। नाम से पता लग रहा है म्यूकस नेक सेल क्या करेगी? म्यूकस सिक्रीट करेगी। क्या करेगी? म्यूकस सिक्रीट करेगी जी। फिर क्या है? पेप्टिक या फिर चीफ सेल। पेप्टिक या फिर जो चीफ सेल है ये क्या काम करती है? ये क्या काम करती है भैया? पेप्सिनोजन निकालती है। क्या निकालती है जी? पेप्सिनोजन। पेप्टिक या फिर जो चीफ सेल क्या निकालती है? पेप्सिनोजन निकालती है। अब पेप्सिनोजन नाम से पता लग रहा है क्या है? इनएक्टिव एंजाइम है। क्या है? इनएक्टिव एंजाइम है, ठीक है। फिर क्या है? पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल। ये पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल जो है ये क्या करती है? ये करती है भैया HCl निकालती है। क्या निकालती है? HCl निकालती है, और जिसकी pH कितनी है? 1.8, मतलब हाईली एसिडिक, ठीक है, अथा एसिडिक है, मतलब हार्ड डालोगे हार्ड जल जाएगा वाली कंडीशन हो रखी है इसके अंदर, तो ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर। अब इंट्रिंसिक फैक्टर किस काम आता है? विटामिन B12 का डाइजेशन जो कराने में हेल्प करता है ये, ठीक है। मैच्योरेशन ऑफ RBC में हेल्प करता है। कौन? विटामिन B12 जो है वो किस में हेल्प करता है? किस में हेल्प करता है?
आपका मेचुरेशन ऑफ आरबीसी के अंदर, आरबीसी को है मेच्योर करने में हेल्प करता है, इसलिए इंटेंसिव फैक्टर है वो जरूरी है विटामिन B12, ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब पेप्सिनोजन जो है वो क्या इनएक्टिव एंजाइम, मैंने आपको पहले बताया। अब आप बोलोगे भैया ये HCl की जरूरत क्या है, ये HCl जो है इसकी जरूरत क्या है, इतना हाईली एसिडिक बनाने की जरूरत क्या है? तो देखो पेप्सिनोजन जो है, पेप्सिन यहां पर रहना देगा ना, पेप्सिनोजन जो है वो जैसे ही HCl के एक्सपोजर में आएगा, जैसे ही वो पेप्सिनोजन और जो HCl कॉन्टेक्ट में आएंगे तो HCl क्या करेगा, उस पेप्सिनोजन को जो इनएक्टिव एंजाइम था उसको एक्टिवेट कर देगा, उसको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, और किसमें कन्वर्ट कर देगा, पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा, किसमें, पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। चलो जी, अब एक और एंजाइम होता है रेनिन, जिसको कहा जाता है क्या है, रेनिन। अब ये रेनिन क्या है, स्पेलिंग याद रखना, RENIN है, एक अपन को एक्सक्रीटरी के अंदर देखने के लिए मिलेगा RENIN, वो अलग है, ये RENIN है, ये एंजाइम है, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, और ये सिर्फ कहां देखने के लिए मिलेगा, इन्फेंट्स के अंदर देखने के लिए मिलता है अपन को, इन्फेंट्स के अंदर ये होता है। और ये किस काम में आता है, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, क्योंकि बच्चे लोग खाना वाना तो खाते नहीं है ना, वो दूध ही पीते हैं, वो दूध ही पीते हैं, तो दूध का डाइजेशन कराने के लिए उनके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, रेनिन होता है, ठीक है जी। अब रेनिन कौन सी प्रोटीन, जो मिल्क प्रोटीन है, जिसको क्या बोलते हैं, मिल्क प्रोटीन कौन सी, तो केजीन प्रोटीन, ठीक है, उस केजीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ये रेनिन हेल्प करता है। फिर बात करें तो पैंक्रियाटिक एंजाइम कौन कौन से है, पैंक्रियाटिक एंजाइम क्या है, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन क्या है, जन नाम आ रहा है, मतलब क्या इनएक्टिव एंजाइम है, क्या इनएक्टिव एंजाइम है, इसको एक्टिवेट कौन करेगा, एंटेरोकाइनेज आएगा, एंटेरोकाइनेज आएगा, वो ट्रिप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ट्रिप्सिन क्या है, एक्टिवेटेड एंजाइम है, ठीक है। अब जो ट्रिप्सिन बना है ये किसको एक्टिवेट कर देगा, दूसरे एंजाइम्स को। ट्रिप्सिनोजन क्या है, पैंक्रियाटिक एंजाइम है। अब पैंक्रियाटिक जो एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन, वो क्या है, इनएक्टिव एंजाइम है। एंटेरोकाइनेज आया और इसको एक्टिवेट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर देगा, ट्रिप्सिन के अंदर। ट्रिप्सिन जो है फिर वो एक्टिवेट होगा, अब वो दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर सकता है। अब बोलेगा कि भैया अब मेरे पे छोड़ दो, अब मैं सबको एक्टिवेट कर दूंगा, ठीक है। अब देखो ये भैया इस चार्ट से आपको, इस टेबल से आपको सारे क्या याद रह जाएंगे कि भैया किसके लिए कहां एंजाइम प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट की बात कर ले तो कार्बोहाइड्रेट की बात कर ले तो अपन माउथ के पास सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट गया, तो उसने कहा कि कार्बोहाइड्रेट कहा कि भैया मेरे को डाइजेस्ट करने के लिए तेरे पास कोई साधन है क्या, तो उसने कहा हाँ बिल्कुल है जी साधन है मेरे पास। क्या है, उसने पूछा क्या है, तो माउथ ने कहा मेरे पास सलाइवरी अमाइलेज है जो तुझे डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक बात है। फिर कार्बोहाइड्रेट किसके पास गया, स्टमक के पास गया कि भाई मेरे को डाइजेस्ट करने के लिए तेरे पास कुछ है, तो उसने कहा नहीं मेरे पास कोई साधन नहीं है तेरे को डाइजेस्ट करने के लिए, तो स्टमक के अंदर कोई भी साधन नहीं होता कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, कोई एंजाइम नहीं है। फिर पैंक्रियाज के अंदर पैंक्रियाटिक अमाइलेज होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक बात है। फिर क्या है, सकस एंटेरिकस, जो कि क्या है, इंटेस्टाइनल जूस है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, ठीक है। तो सकस एंटेरिकस जो है इसके अंदर क्या साधन है, माल्टेज है, लैक्टेज है और सुक्रेज है, सुक्रेज है, ठीक है। तो ये क्या है किसके लिए है, कार्बोहाइड्रेट के लिए है। और सुक्रेज के लिए आप इन्वर्टेज भी लिख सकते हो ना, इन्वर्टेज जो एंजाइम है, ठीक है, वो भी है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना, मैंने कुछ PYQ देखे हैं जिनके अंदर इन्वर्टेज एंजाइम लिख रखा है ना, तो वो इन्वर्टेज आप लिख सकते हो ना, इन्वर्टेज अगर ऑप्शन में है तो इन्वर्टेज पर टिक मार देना। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन के लिए माउथ के अंदर कोई साधन नहीं, कोई एंजाइम नहीं होता। स्टमक के अंदर पेप्सिन होता है, पेप्सिन होती है। पेंक्रियास के अंदर भैया ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है। सकस एंटेरिकस की बात करें, इसके अंदर डाई पेप्टाइडेज होता है। न्यूक्लिक एसिड की बात करें, माउथ के अंदर कुछ नहीं होता, स्टमक के अंदर भी कुछ नहीं है। पेंक्रियास के अंदर न्यूक्लियजेज है और सकस एंटेरिकस जो इसके अंदर न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज होता है। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड की बात कर ली अपने, अब बात करें फैट की। तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है, माउथ के अंदर कुछ भी नहीं है। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक लाइपेज है। फिर क्या है, पैंक्रियाटिक लाइपेज पेंक्रियास के अंदर, ठीक है। और लाइपेज जो है वो सकस एंटेरिकस है, इसके अंदर लाइपेज होता है। अब अपन इनकी रिएक्शन देख लेते हैं, कैसे क्या रिएक्शन होती है वो देख लेते हैं। पॉलीसेकेराइड खाया अपन ने, स्टार्च जो है अपन ने खाया, क्या स्टार्च क्या पॉलीसेकेराइड है। अब इसको डाइजेस्ट करने के लिए माउथ के अंदर क्या साधन था, माउथ के अंदर सलाइवरी अमाइलेज था। सलाइवरी अमाइलेज की लिमिटेशन है भैया, सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्ट तो कर सकता है लेकिन ये सिर्फ 30% स्टार्च को कर सकता है। कितनी, 30%। मान लो आपने 100% खाई स्टार्च तो उसमें से 30% स्टार्च को ही डाइजेस्ट कर पाएगा, ठीक है। तो ये 30% जो डाइजेशन कर पाएगा और 30% स्टार्च किसमें कन्वर्ट कर देगा, डाइसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज और लैक्टेज के अंदर कन्वर्ट कर देगा, लैक्टोज के अंदर, ठीक है। अब पेंक्रियाटिक अमाइलेज जो है ना, फिर क्या, स्टमक के अंदर तो कोई साधन नहीं है। फिर पेंक्रियास के पास साधन है, इसके लिए क्या है, पेंक्रियाटिक अमाइलेज। तो पेंक्रियाटिक अमाइलेज जो बाकी का 70% बच गया, 30% तो माउथ के अंदर हो गया, अब बाकी का 70% जो बच गया ना स्टार्च, उसको पेंक्रियाटिक अमाइलेज डाइजेस्ट करता है, ठीक है। ये 70% कर देगा किसमें, डाइसेकेराइड के अंदर तोड़ देगा, माल्टोज और लैक्टोज के अंदर। अब मतलब क्या हो गया कि भैया टोटल जो अपने स्टार्च खाया वो पूरा डाइजेस्ट हो चुका है, किसके अंदर, डाइसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब डाइसेकेराइड को कन्वर्ट करने के लिए आगे क्या है अपने पास, सकस एंटेरिकस के अंदर क्या होता है, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज होता है, ठीक है। ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, इसको मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। वापस बता रहा हूं, सुक्रोज के लिए सुक्रेज की जगह कई बार इन्वर्टेज भी आता है ना, तो इन्वर्टेज भी लगा देना, ठीक है।
तो मोनोसेक्राइड जो है वो क्या है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज ही तो अपन को चाहिए था, वो डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। प्रोटीन जो है, प्रोटीन खाया अपन ने, माउथ के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब स्टोमक के अंदर पेप्सिन है जी, पेप्सिन जो है वो किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टोन और प्रोटियोजेस के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस को आगे लेके जाएंगे, ठीक है, तो फिर क्या आएगा आपका पेंक्रियाटिक जूस आएगा, ठीक है। पेंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, वो इनको किस में कन्वर्ट करेगा, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस को डाइपेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और डाइपेप्टाइडेज, ठीक है। फिर क्या है, डाइपेप्टाइडेज है, कहां पर है, ये सक्कस एंटेरिकस के अंदर वो कन्वर्ट कर देगा अमाइनो एसिड के अंदर। तो अमाइनो एसिड क्या है, सिंपल फॉर्म है, इसको इजीली एब्जॉर्ब किया जा सकता है। फिर आगे बात करें अपन किसकी, न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोजेज है, क्या है, न्यूक्लियोजेज है, किसके अंदर, पेंक्रियाटिक जूस के अंदर, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। फिर आगे सक्कस एंटेरिकस है, उसके अंदर न्यूक्लियोटाइडेज मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, तो वो न्यूक्लियोटाइडेज इसको न्यूक्लियोसाइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब सक्कस एंटेरिकस के अंदर न्यूक्लियोसाइडेज भी होता है, वो न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोसाइडेज जैसे एक्ट करेगा तो शुगर और बेस के अंदर इसको तोड़ देगा, इनको इजीली एब्जॉर्ब किया जा सकता है, ठीक है। चलो अब बात करेंगे फैट की बात करें तो फैट के लिए क्या है, पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है जी। अब आप बोलोगे भैया ये गैस्ट्रिक लाइपेज है, ये भी तो होता है स्टमक के अंदर, तो ये जो है ना गैस्ट्रिक लाइपेज जो है ये इसका इतना इफेक्ट नहीं कर पाता, ये फैट को इतना नहीं तोड़ पाता, ठीक है, इससे इतनी कोई बस की बात नहीं है, नॉर्मल सा चीज है तरह, इससे इतना काम भारी भरकम काम नहीं हो पाता, ये है बस इतना मान लो ये है, ठीक है। तो फैट को कौन तोड़ता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है वो किसमें कन्वर्ट करता है, मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड के अंदर तोड़ देता है, ठीक है। अब मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड जो है इसके ऊपर कौन एक्ट करता है, लाइपेज जो कहां प्रेजेंट है, सक्कस एंटेरिकस के अंदर प्रेजेंट है, वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है। अब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को कैसे डाइजेस्ट करते हैं, कैसे आगे क्या कैसे कन्वर्ट करते हैं, उनकी अपन आगे बात करेंगे। चलो ये देखो फैटी एसिड और जो ग्लिसरॉल है, ठीक है, इसका क्या करेंगे, इमल्सिफिकेशन कराएंगे, इनको डाइजेस्ट अपन डायरेक्ट इनको ब्लड के अंदर नहीं भेज सकते, इसलिए क्या करते हैं, इनका इमल्सिफिकेशन कराना पड़ता है। अब उस इमल्सिफिकेशन के अंदर कौन हेल्प करता है, बाइल हेल्प करता है, कौन करता है हेल्प, बाइल हेल्प करता है जी, ठीक है, जो बाइल बना था बाइल, इसके जैसे ही कि किससे इमल्सिफाई करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, मिसेल्स बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, मिसेल्स बन जाएंगे। मिसेल्स जो है इन पर क्या हो जाएगी, प्रोटीन की कोटिंग होगी, ठीक है, मिसेल्स जो बने इन पर क्या हो जाएगी, प्रोटीन की कोटिंग, बाहर की तरफ क्या हो जाएंगे, ये क्या है, मिसेल्स है, ये क्या मिसेल्स, इनकी बाहर की तरफ क्या हो जाएगी, प्रोटीन की कोटिंग हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही इनके प्रोटीन की कोटिंग होगी उसको क्या बोलेंगे, काइलोमाइक्रोन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, काइलोमाइक्रोन्स कहा जाएगा। अब ये जो काइलोमाइक्रोन्स है इनको अपन ट्रांसपोर्ट करेंगे किसके अंदर, लिम्फ वेसल के अंदर, ठीक है। जो लैक्टियल अपन ने पढ़ा था ना, जो लैक्टियल पढ़ा था, जिनको लिम्फ वेसल कहा था मैंने कि मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, तो वो ये लैक्टियल के अंदर जाएंगे ये काइलोमाइक्रोन्स, और फिर क्या जाएंगे, ब्लड के अंदर ये चले जाएंगे, ठीक है। चलो अब बात कर ले बाइल की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बाइल क्या है, बाइल के अंदर पिगमेंट होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, दो पिगमेंट होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है। बाइल सोल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फोस्फोलिपिड होता है, लेकिन बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, ठीक है। बाइल के अंदर सोल्ट होता है, पिगमेंट होता है, ठीक है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, फोस्फोलिपिड सब, लेकिन इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, ठीक है। अब चलो जी एब्जॉर्प्शन की बात कर ले, डाइजेशन अपन ने करा लिया, सिंपल फॉर्म सबकी बना ली, प्रोटीन की बना ली, कार्बोहाइड्रेट की बना ली, कैसे होगी, तो सारी रिएक्शन मैंने आपको दिखा दी। अब बात कर लेंगे किसकी, अपन एब्जॉर्प्शन की बात कर लेंगे। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, सिंपल डिफ्यूजन से हो सकता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ये हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेंगे एनर्जी, ठीक है। एनर्जी किसके अंदर लगेगी, आप सबको पता है किसके अंदर एनर्जी लगती है, एक्टिव के अंदर एनर्जी लगती है, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन की बात कर ले, इसके अंदर कोई एनर्जी खर्चा नहीं होता, ठीक है। किस किसका हो सकता है भैया, ग्लूकोज का हो जाएगा, अमाइनो एसिड का हो जाएगा और क्लोराइड आयन का हो जाएगा, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन से। फैसिलिटेटेड जो ट्रांसपोर्ट है इसकी बात करें तो ये कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है इसके अंदर, आप सबको पता है ना इसके अंदर तो क्या होता है, अपन छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती इसके अंदर, इसकी कोई एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती, ग्लूकोज का इससे हो जाता है, अमाइनो एसिड का हो जाता है इससे। फिर बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एनर्जी इसके अंदर लगेगी, बिल्कुल एनर्जी खर्चा लगेगा इसके अंदर। ग्लूकोज का होता है इससे अमाइनो एसिड और Na+ आयंस, ठीक है। तो ग्लूकोज अमाइनो एसिड का सबसे हो जाता है, ठीक है। आपको ध्यान में क्या रखना है कि भैया क्लोराइड आयन है इसका सिंपल डिफ्यूजन से होता है और Na+ का इसके एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। चलो अब एब्जॉर्प्शन जो है वो कहां क्या होता है वो उसकी बात कर लेते हैं, कितना किसके अंदर कितना होता है, ठीक है। तो माउथ के अंदर कुछ ड्रग्स का होता है, माउथ के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है लेकिन कुछ ड्रग्स का होता है, मतलब कुछ दवाइयों का होता है, ठीक है, ड्रग्स, ठीक है। स्टमक की बात करें, स्टमक के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ सिंपल शुगर्स है और अल्कोहल का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखा जाता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इसके अंदर वाटर, मिनरल और कुछ ड्रग्स का क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब बात करें एसिमिलेशन की, एसिमिलेशन आपको बताया कि भैया जो एब्जॉर्ब फूड हो गया जो ब्लड के अंदर चला गया अब वो टिश्यू और सेल के पास में जाएगा, उसको यूज में लेंगे, उसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। डिफिकेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। अब जो डाइजेस्ट हो गया, ऐसा थोड़ा ना कि सारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है ना, सारा खाना ही काम की चीज है उस खाने के अंदर, तो कुछ जो अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट है वो क्या है, उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, डिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है।
अब एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन नाम से दे रखा है टॉपिक, ठीक है, पीईएम, ठीक है। इसके अंदर दो दे रखे हैं, दूसरे डिसऑर्डर दे रखे हैं, एक क्वाशोरकार एक मैरास्मस। क्वाशोरकार और मैरास्मस में क्या फर्क है वो देख लेते हैं। प्रोटीन की कमी होती है भैया, क्वाशोरकार जो है इसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, ठीक है, और मैरास्मस के अंदर भी प्रोटीन की कमी हो जाती है। ये बात तो दोनों में कॉमन होगी, ठीक है। यहां पर कैलोरी जो है वो नॉर्मल रहती है, ठीक है, कैलोरी जो है वो नॉर्मल होती है। क्वाशोरकार जो है इसके अंदर कैलोरी जो है वो नॉर्मल रहेंगी, और जो आपका मैरास्मस है इसके अंदर कैलोरी जो है वो कम हो जाएगी। प्रोटीन की भी कमी, कैलोरी की भी कमी हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। ये मोर देन 1 ईयर एज के अंदर देखा जाएगा। क्वाशोरकार जो है वो 1 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनके अंदर देखा जाता है, और जो मैरास्मस जो है वो लेस देन 1 ईयर एज, मतलब जिनकी 1 साल से कम आयु है, एज जो है, उनके अंदर ये देखने के लिए मिलता है। क्वाशोरकार जो है स्टिल फैट इज लेफ्ट, ठीक है, उसके अंदर कुछ फैट अभी भी बाकी है, क्योंकि कैलोरी इनके अंदर नॉर्मल है, इसलिए उनके अंदर फैट जो है अभी भी होती है। बाकी मैरास्मस के अंदर वेरी अर्ली सेकंड प्रेगनेंसी हो जाए, अगर बहुत जल्दी सेकंड प्रेगनेंसी हो जाए तो उसके अंदर ये देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उस बच्चे को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होगी, उसकी प्रॉपर उसकी केयर नहीं होगी, इसलिए उनके अंदर देखा जाता है, ठीक है। और इनके अंदर क्वाशोरकार के अंदर एडेमा स्वेलिंग ये देखने के लिए मिलती है, वो बच्चे मतलब उनके अंदर सूजन आ जाएगी, ऐसे वो बच्चे देखने के लिए पर मिलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करें डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से डिसऑर्डर, पहला क्या है, जॉन्डिस, पीलिया, ठीक है। इसके अंदर क्या है भैया, लीवर अफेक्ट होता है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको क्वेश्चन पीवाईक्यू देखा था मैंने एक, ठीक है, उसके अंदर क्या बोल रहा है कि जो लीवर है, जो जॉन्डिस है, इसके अंदर आपके जो स्किन और जो आपकी जो आईज है इनके अंदर ये अफेक्ट होती है। नहीं भैया, ये सिम्टम दिखाती हैं आपको, ये येलो होकर सिम्टम दिखाती हैं। अफेक्ट कौन होता है, लीवर का डिसऑर्डर है, क्या है, लीवर इसके अंदर अफेक्ट होती है, और इसके अंदर क्या, आईज और स्किन जो है वो टर्न येलो ड्यू टू द डिपोजिट ऑफ बाइल पिगमेंट का डिपोजिशन हो जाता है। ये सिम्टम दिखाती है, ना कि ये अफेक्ट होती है, ठीक है। फिर क्या है, वोमिटिंग इसका डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इजेक्शन, जो स्टोमक का कंटेंट है वो बाहर निकल जाता है मुंह के थ्रू, तो ये क्या है, इसको क्या वोमिटिंग बोलते हैं, सबको पता है ना। इसके लिए एक सेंटर होता है, कहां पर, वोमिट सेंटर होता है, जो कहां पर, मेडुला के अंदर होता है, ठीक है। मेडुला के अंदर क्या है, आपको पूछे वोमिट सेंटर कहां होता है, तो मेडुला के अंदर क्या है, इसका वोमिट सेंटर है। ए फीलिंग ऑफ नोजिया प्रोसीड्स, वोमिटिंग आने से पहले जो जी मिचलाना जिसको बोलते हैं, उसके बाद में क्या होता है आपका वो मीटिंग हो जाती है। डायरिया क्या है, सबको पता है, दस्त, ठीक है। तो क्या है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवेल मूवमेंट की एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो जाती है, एंड इंक्रीज्ड ऑफ लिक्विडिटी इन फीकल डिस्चार्ज, जो फीकल डिस्चार्ज दस्त के अंदर क्या है, लिक्विडिटी आई जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इसके अंदर क्या होता है, जब डायरिया होता है तो उस टाइम पर जो फूड है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, ठीक है, मतलब बार बार डायरिया होता है तो मतलब बार बार डिफिकेशन होता है, तो उसके अंदर क्या है, जो खाना है वो अब्जॉर्ब होने का टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेस आर रिटेन्ड विद इन द कोलन एज द बोवल मूवमेंट अकर इरेगुलरली, जो बोवल मूवमेंट है वो इरेगुलर हो जाता है, इस वजह से कोलन के अंदर ही जो फीसेस है वो रिटेन हो जाते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन क्या, कब्ज जिसको बोला जाता है ना। अब बात करें इंडाइजेशन की, इंडाइजेशन क्या है, इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड, फूड जो इसके अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता। फीलिंग ऑफ फुलनेस, ऐसा भरा फील होता है, मतलब ऐसा लगता है कि खाए, मतलब भूख नहीं लगती, फिर ऐसा लगता है कि हाँ यार बहुत खा रखा, लेकिन खाया हुआ आपने कुछ नहीं है, फिर भी आपको लगता है खाया हुआ है, ठीक है। द कॉजेज ऑफ इंडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, अगर ये इसके कारण क्या हो सकते हैं, इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन हो रहा है, मतलब एंजाइम जो है वो प्रॉपर्ली नहीं निकल रहे हैं। और क्या है, अब बहुत ज्यादा मिर्ची का खाना खा लिया आपने, ठीक है, अगर आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिया, मतलब जितनी भूख है उससे ज्यादा आप एक्स्ट्रा खाना खाओगे तो भी ये कंडीशन आपको देखने के लिए मिलती है। एंजाइटी, आपको किसी बात की टेंशन रहती है आपको, ठीक है, तो उससे भी हो सकता है। फूड पॉइजनिंग, ठीक है, आप शादी में जा रहे हो और मतलब कुछ भी उल्टा सीधा खाना खा रहे हो, ठीक है, ओवर ईटिंग कर रहे हो स्पाइसी, तो इससे क्या हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है। तो इसी के साथ अपना चैप्टर हो गया है कंप्लीट। तो जैसा मैं बोल के कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर से कर दिया करो, तो उससे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए